नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। नीतीश कुमार ने कराई राज्यपाल के सामने विधायकों की परेड, मांझी भी शक्ति परीक्षण के लिए तैयार। राज्यपाल से मिले विधानसभा अध्यक्ष। विदेशी बैंकों में 1195 भारतीयों का 25,000 करोड़ से ज्यादा रकम, काले धन पर नया खुलासा, 60 खाताधारकों पर मुकदमा। नक्सल पीड़ित इलाकों में खर्च होंगे 11,000 करोड़, केंद्रीय गृह मंत्री का राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के समन्वय पर जोर। राज्यसभा टीवी के सीरियल संविधान की सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने की तारीफ, कहा ऐतिहासिक घटनाओं के डिजिटाइजेशन में मील का पत्थर। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों पर मतगणना कल, परिणामों पर देश भर की निगाहें। राज्यसभा टीवी पर सुबह 7 बजे से विशेष कवरेज। और आइए देखते हैं हमारी आज की पहली खबर। पहली खबर में बात बिहार की, जहां पर सत्तारूढ़ जेडीयू में भले ही विधायक दल का नेता बदल गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए रस्साकसी अभी भी जारी है। जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज राज्यपाल से मुलाकात कर अपना दावा पेश किया। पार्टी से निकाले गए मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और इन सबके बीच राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ ताजा हालात पर चर्चा की है। बिहार में सियासी घमासान के बीच जेडीयू विधायक दल के नेता नीतीश कुमार ने राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी से सोमवार को मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने राज्यपाल को 130 विधायकों के समर्थन का पत्र भी सौंपा। नीतीश कुमार ने आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन का भी दावा किया। जनता दल विधानमंडल दल ने नया नेता चुन लिया और जिसका समर्थन आरजेडी ने, कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई ने और एक निर्दलीय विधायक ने किया। पूर्ण बहुमत जनता दल के दावे के साथ है, इसलिए उसको सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए। राज्यपाल से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अगर इसमें देरी हुई तो प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी। उन्होंने बिहार के ताजा राजनीतिक संकट के लिए बीजेपी को दोषी बताया। चंद लम्हों के भीतर ही बीजेपी की ओर से इसका जवाब आ गया। जीतन राम मांझी जी को जेडीयू से निकालना सिर्फ नीतीश कुमार जी अपने मुख्यमंत्री बनने के लिए इस तरह का कदम उठा रहे हैं। बिहार की जनता इसको देख रही है और इसका जवाब उनको चुनाव में मिलेगा। इससे पहले जीतन राम मांझी ने भी राज्यपाल से मुलाकात की। शाम 3 बजे जीतन राम मांझी राज्यपाल से दोबारा मिले। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि वो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। कि सीक्रेट बैलेट से वोटिंग हो और वोटिंग जिस समय हो उस समय, गिनती जिस समय हो उस समय दोनों दल के एक पर्यवेक्षक वहां पर रहेंगे और वहां पर जो फैसला हो जाएगा उसको हम मान्य करेंगे। तिथि का निर्धारण माननीय महामहिम राज्यपाल करेंगे। सियासी घमासान के बीच जेडीयू ने जीतन राम मांझी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सोमवार को निष्कासित कर दिया। राज्यपाल ने विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी को शाम को बुलाकर ताजा हालात पर चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष पहले ही जेडीयू विधायक दल के नए नेता के तौर पर नीतीश कुमार को मान्यता दे चुके हैं। अब सबको राज्यपाल के अगले कदम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो बिहार के राजनीतिक संकट पर नेताओं के साथ साथ संविधान के जानकारों की भी नजरें हैं और ये शायद पहली बार हो रहा है जब किसी प्रदेश के राज्यपाल को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं कि ऐसे में जो संवैधानिक एक्सपर्ट हैं वो क्या कहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है। मुख्यमंत्री को राज्यपाल के अलावा कोई नहीं हटा सकता। संविधान ये भी कहता है कि मुख्यमंत्री को सदन का बहुमत हासिल हो। बहुमत नहीं होने पर उसे पद छोड़ना होगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री सदन के प्रति उत्तरदायी है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करता है, न कि मुख्यमंत्री की सलाह पर। Only way out for the governor is to have a floor test. Okay. Ask the chief minister, in view of the change of leadership by the party MLAs and the assembly, ask him to stand a floor test and prove his majority. बिहार के मामले में राज्यपाल के पास 2 विकल्प हैं।
वो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकते हैं या फिर मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने को कहा जा सकता है। गवर्नर साहब के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि वे जो भी रिकमेंडेशंस आई हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर से आई हो, चाहे विधायक दल के नेता से आई हो, उन्हें दोनों को वापस कर दे और ये कह कर के इनको दोनों के रिकमेंडेशन को में आपस में अपना आप ही तय करें। बिहार के राजनीतिक संकट का जो भी समाधान हो, लेकिन राजनीति और संविधान में इसे एक नए अध्याय के रूप में देखा जाएगा। संविधान बनने के बाद शायद पहली बार ये स्थिति आई होगी जब किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री कोई और है और विधायक मंडल का नेता कोई और। ऐसे में राज्यपाल के अहम फैसले पर कानून और राजनीति के विद्यार्थियों की विशेष नजर रहेगी, क्योंकि ये फैसला नए सिरे से व्याख्या करेगा राज्यपाल, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री के अधिकारों की। कैमरामैन संजय के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और हिंदी आउटलुक के संपादक नीलाभ हैं। नीलाभ, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके का माहौल चल रहा है, जिस तरीके के दोनों धड़े दावे कर रहे हैं, क्या वाकई नीतीश कुमार के लिए मैं कहूँ रास्ता भी पूरी तरीके से ब्रेक फ्री नहीं है, हर्डल्स भी बरकरार हैं? जी हाँ, हर्डल्स बरकरार हैं। वो दो तरह से, अब अगर राज्यपाल जो हो गए उनको कहना भी चाहिए, फ्लोर टेस्ट के लिए कह सकते हैं कि विधानसभा में किसका बहुमत है वो साबित करें। और जाहिर है कि जो मुख्यमंत्री चले आ रहे हैं उनको पहले कहेंगे वो कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख कीजिए। तो इस दौरान जो समय मिलेगा उस दौरान ये स्पष्ट है कि जीतन राम मांझी अकेले तो यह भूमिका निभा नहीं सकते। एक पूरी लॉबी है जो उनके पीछे है। उस लॉबी में नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा है, और इस तरह की चर्चा पहले भी रही है कि भाजपा के लोगों के संपर्क में जीतन राम मांझी रहे हैं। लेकिन अगर न भी हो तो जेडीयू से भी एक खेमा कह रहा है, जो निष्कासित विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा के उसमें नीतीश कुमार विरोध किया था, तो वो फिर कोर्ट के जजमेंट से वापस टिके हुए हैं। तो वो धड़ा है ही, एक लॉबी वो है। एक लॉबी वो हम आरजेडी में भी देख रहे हैं। आज एक दो बयान आए हैं राघवेंद्र प्रताप सिंह के, पप्पू यादव के, जो इनके पक्ष में आए हैं। तो एक पूरी खेमेबंदी है। तो इस खेमेबंदी में जो ताकतें हैं, जो लॉबी हैं, वो जाहिर है कि उस दौरान भी वो चुप नहीं बैठेंगी। और जैसा नीतीश कुमार कह रहे हैं, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं अंग्रेजी में, चाहे वो राजनीतिक सौदेबाजी हो और चाहे वो दूसरे तरह का लेन देन हो, उसकी गुंजाइश बनी रहती है। तो ये सब ब्रेक अभी हैं नीतीश कुमार के रास्ते में। ये हमें जो टाइम फ्रेम है, मैं कहूँ कि टाइम बड़ा क्रूशियल है कि जितना ज्यादा वक्त अगर बीतेगा फ्लोर पर शक्ति परीक्षण के लिए, उतनी ज्यादा गुंजाइश बनती है। वह एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ एक बात और है कि दिल्ली चुनाव के भी नतीजे आएंगे। तो हो सकता है दूसरी तरफ से भी ऐसा है नहीं कि नीतीश कुमार भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, या मांझी विरोधी जो खेमा है वो हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा। उसको भी दिल्ली चुनाव से बल मिलेगा। और कुछ लोग जो डामाडोल हैं, अगर दिल्ली चुनाव के नतीजे भाजपा के पक्ष में नहीं होते हैं तो वह मांझी के साथ, क्योंकि आगे चल के अभी भले ही जो भी स्थिति हो, मांझी जाए न जाए, आगे चल के मांझी स्वतंत्र रूप से तो कोई बिहार में पार्टी खड़ी नहीं कर सकते। अब इधर से उन्होंने नाता तोड़ लिया है तो उनको भाजपा के साथ नाता बनाना होगा। तो वो जो तबका है जो डामाडोल है, वह दिल्ली चुनाव के नतीजों से भी प्रभावित हो सकता है कि भाई क्या पता कि दिल्ली के हम उधर चले भी जाएं और वहां भी कुछ हासिल ना हो। खुद शायद मांझी पर भी दबाव बन सकता है ये साइकोलॉजिकल। तो बहुत सारे अगर मगर हैं अब इस पूरे घटनाक्रम में। और संवैधानिक स्थिति जिस तरीके की है, और विधानसभा अध्यक्ष ने अपना फैसला दे दिया कि नए विधायक दल के नेता को उन्होंने मान्यता भी दे दी। ऐसे में आमतौर पर नीलाभ जी, आपका जो अनुभव है और इतने वर्षों से आप देखते रहे, किस तरह के फैसले, किस तरह के संकेत राजभवन देता रहा है? क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में कि जब मांझी कह रहे हैं कि वो बैठक अवैध थी, नए नेता का चुनाव असंवैधानिक है। देखिए, मेरे ख्याल से जो राज्यपाल का जो संवैधानिक दृष्टि से जो उचित, जिसको कहते हैं प्रॉपर तरीका है, वह तो अब फ्लोर टेस्ट का ही है। इसके अलावा कोई राज्यपाल का हस्तक्षेप होता है या कोई केंद्रीय हस्तक्षेप होता है तो वह दूसरे तरह की समस्याएं खड़ी करेगा। और दूसरे तरह की समस्याएं बिहार की जटिल परिस्थितियों में वो बहुत तरह की राजनीतिक अस्थिरता, और हो सकता है सड़कों पर भी बहुत कानून व्यवस्था की समस्याएं वो पैदा कर सकता है। तो इसलिए उनको चलना तो चाहिए संवैधानिक तरीके से ही। स्पीकर के रूप में उत्तर प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल के कुछ फैसले विवादास्पद रहे हैं ऐसी परिस्थितियों में,
लेकिन हम यह मान के नहीं चलें कि वो विवादास्पद ही रहेंगे। हो सकता है वो संवैधानिक क्योंकि अब राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और उसके अनुरूप कार्य करें, और वह उनके आकलन पर निर्भर करेगा। एक रास्ता वो भी होता है जो संभवतः मेरे ख्याल से जो नहीं, केंद्र भी यह नहीं चाहेगा कि राज्यपाल वो मांझी को बर्खास्त कर दें। एक रास्ता वो भी होता है कि भाई राज्यपाल संतुष्ट नहीं और कुछ दिनों के लिए असेंबली वो सस्पेंडेड एनिमेशन में रख सकते हैं, जिसको कहते हैं निलंबन में, और वो उस दौरान की तब तक जब तक कोई नई सरकार न बन जाए तब तक राष्ट्रपति वो ज्यादा विवादित हो जाएगा मामला। वो बिना फ्लोर टेस्ट के वो विवादित। अगर फ्लोर टेस्ट के बाद अगर ये नहीं साबित कर पाते हैं बहुमत मांझी, अगर कर लेते हैं तब तो वो कंटिन्यू करेंगे, और तब नहीं कर पाते हैं तब उसमें राज्यपाल परख करेंगे नीतीश कुमार के दावे की, और तब हो सकता है कोई वैकल्पिक दूसरा कोई हो सकता है भाजपा क्लेम कर दे। एक गुंजाइश है। कई अभी ऑप्शंस खुले हुए हैं। कुर्सी की लड़ाई बहुत आसान नहीं है, और वहां यह निर्भर बहुत कुछ करता है कि आगे के दिनों में विधायकों की निष्ठा अंत में यह है कि किधर रहती है। अगर वह स्पष्ट रूप से बहुमत विधायक नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो नीतीश कुमार को अगर नहीं बुलाएंगे राज्यपाल और बुला के फिर नीतीश कुमार को भी फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। लेकिन ये होगा कि सब कुछ संवैधानिक दृष्टि से रास्ता यही है, उचित रास्ता, कि सब कुछ विधानसभा के फ्लोर पर होना चाहिए। चलिए इंतजार रहेगा कि असल में राजभवन किस तरह के संकेत देता है, किस तरह के आदेश देता है बहुमत सिद्ध करने को लेकर, और कितना वक्त मिलता है मांझी साहब को। बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। इतिहास की खूबसूरत दौर से रूबरू कराती बेमिसाल बावलियां, जो है वास्तुकला का अद्भुत नमूना। जहां आज भी सैलानी बड़ी संख्या में आते हैं और कैमरे में यहाँ की यादें कैद कर ली जाती हैं। जल्द ही देखिए अस्मिता में एक यादगार सफर, बेमिसाल बावलियां, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2013-14 में जीडीपी 6.9% थी, और चालू वित्त वर्ष के अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में विकास दर 7.5% रही है। इससे पहले की तिमाही में ये दर 8.2% थी। सांख्यिकी विभाग की ओर से आज जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय, रियल एस्टेट, पेशेवर सेवा, व्यापार, होटल, ट्रांसपोर्ट, संचार और सेवा क्षेत्र में विकास दर 7% के ऊपर है, लेकिन कृषि क्षेत्र की विकास दर 1.1% रहने की उम्मीद है। सरकार ने विदेशों में जमा काले धन के मामले में 60 खाताधारकों के खिलाफ मुकदमा शुरू किया है और 350 खाताधारकों से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई शुरू की है। वित्त मंत्री की ओर से यह बयान इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के बाद आया, जिसमें कहा गया है कि 1195 भारतीयों का 25,420 करोड़ रुपए का कालाधन स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में जमा था। उधर कालेधन की जांच कर रही SIT ने नए नामों की भी जांच कराने की बात कही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि स्विस बैंक में खाता रखने वाले भारतीयों से जुड़े नए नामों की प्रामाणिकता की जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली सूची में HSBC बैंक की स्विस शाखा में खाता धारकों के नाम सामने आने के बाद से 60 के खिलाफ मुकदमा शुरू किया जा चुका है। 350 के करीब की असेसमेंट पूरी हो चुकी है। बाकियों की असेसमेंट जो है वो 31 मार्च 2015 तक पूरी हो जाएगी। तो हम ऑलरेडी फरवरी में हैं। कानून के मुताबिक हर एक के संबंध में जो कार्रवाई की जाएगी वो की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इंडियन एक्सप्रेस में छपी सूची में से ज्यादातर के बारे में सरकार को पता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए पिछले 6-7 महीने में तेजी से प्रयास किए हैं। आज जो डिटेल्स आई हैं इसमें अधिकतर नाम वही हैं जो भारत सरकार के पास या रेवेन्यू विभाग के पास पहले से है। सवाल नामों का नहीं है, नामों के साथ साथ उन नामों के अकाउंट्स की एविडेंस। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2006-2007 के दौरान
स्विट्जरलैंड के HSBC बैंक में 1195 भारतीयों के खाते थे, जिसमें 25,420 करोड़ रुपया जमा है। इसमें कई बड़े उद्योगपतियों, राजनीतिक हस्तियों और NRI के नाम शामिल हैं। सूची के मुताबिक दुनिया के 200 देशों के खाता धारकों के इस बैंक में लगभग 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा रकम जमा थी। हालांकि ये सूची फ्रांस के अधिकारियों की ओर से 2011 में मुहैया कराई गई 628 लोगों की संख्या से दुगनी है। इस बीच काले धन की जांच कर रही SIT ने कहा है कि नई सूची में सामने आए नामों की जांच होगी। We have to go through the names. We have to find out how much amount is left there, and action will be taken. वहीं राजनीतिक दल नई सूची और काला धन जमा करने वालों पर कार्रवाई के लिए सरकार से जवाब मांग रहे हैं। Enough of rhetorics, enough of demagogy. Now what people want is action. All these fat cats have been traditional cheerleaders of the current government. So would the Prime Minister now stand up and speak, assure the nation that he will honor his campaign promise? काले धन की जांच कर रही SIT की सोमवार को बैठक में नई सूची पर चर्चा हुई। SIT ने कहा कि जिन खाता धारकों के खिलाफ जांच चल रही है, उनके खिलाफ जांच का काम 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि असैन्य परमाणु करार को लागू करने के लिए अमेरिका से बनी सहमति में कोई अलग प्रावधान नहीं है। ये पूरी तरह से IAEA के प्रावधानों से मेल खाते हैं। मंत्रालय ने कल ही अपनी वेबसाइट पर सहमति का ब्यौरा जारी किया था। अमेरिका से असैन्य परमाणु करार पर सहमति के बाद इस ब्यौरे में परमाणु उत्तरदायित्व कानून से जुड़े 19 मुद्दों का जवाब दिया गया है। 7 पेज के इस ब्यौरे के मुताबिक दुर्घटना के बाद पीड़ित विदेशी सप्लायर्स कंपनियों पर क्षतिपूर्ति का दावा नहीं ठोक सकेंगे, लेकिन ऑपरेटर ऐसा दावा कर सकेंगे। विदेश मंत्रालय का कहना है कि परमाणु ईंधन की ट्रैकिंग के लिए अमेरिका को कोई द्विपक्षीय छूट नहीं दी गई है। भारत ये काम IAEA के नियमों के तहत करेगा, लेकिन राजनीतिक दल इस सहमति पर सवाल उठा रहे हैं। Government of India is succumbing to the pressures given by US and other Western powers. They are asking Government of India to weaken or dilute the existing liability law in the country, and exactly that is what the Government of India is doing. बिल्कुल कानून और मर्यादा के खिलाफ है कि दोषी ऑपरेटर्स को ठहराया जाए और जो मशीनरी में गड़बड़ है वो लोग मुक्त हो जाए। भारत और अमेरिका के परमाणु संपर्क समूह के बीच 3 दौर की बातचीत के बाद ये सहमति बनी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान 25 जनवरी को इसे आखिरी रूप दिया गया। भारत ने शुक्रवार को अमेरिका को इसका मसौदा भी सौंप दिया। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार का नक्सल पीड़ित इलाकों में विकास पर विशेष जोर है और इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रस्ताव भी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नक्सली हिंसा से पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ अभियान में राज्यों और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आपसी समन्वय को और बढ़ाने पर बल दिया। गृह मंत्री ने नक्सल समस्या से जूझ रहे इलाकों में विकास के कामों की समीक्षा की और कई नए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। दिल्ली में हुई इस बैठक में कई केंद्रीय मंत्रियों के अलावा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शामिल हुए। ओडिशा और झारखंड के प्रतिनिधियों के साथ अर्धसैनिक बलों के अधिकारी बैठक में मौजूद थे। करीब 6,000 करोड़ का काम फर्स्ट फेज में था और अभी आने वाले समय में हम लोग इसमें से जो इनकम्प्लीट काम है ये फेज 2 में डालेंगे। ये 11,000 करोड़ की फेज 2 है और इसका काम हम इसी साल शुरू करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में राज्य और केंद्रीय सुरक्षा बलों के आपसी तालमेल पर जोर दिया गया। समन्वय के लिए कहा है कि बेहतर समन्वय हो और हर बार IG लेवल के अफसर चारों राज्यों को बैठे हैं और बैठ के कोऑर्डिनेशन हो, फोर्टनाइटली और मंथली इसकी मीटिंग हो और इसकी मॉनिटरिंग भी हो। देश के 9 राज्य नक्सल समस्या से जूझ रहे हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित है। सुकमा जिले में बीते साल दिसंबर में हुए नक्सली हमले में CRPF के 14 जवान शहीद हो गए थे। वहीं बस्तर क्षेत्र के ही जीरम घाटी में मई 2013 में नक्सलियों के हमले में कांग्रेस नेता VC शुक्ल और महेंद्र कर्मा सहित 25 से ज्यादा लोग मारे गए थे। इससे पहले अप्रैल 2010 में बस्तर क्षेत्र के दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में CRPF के 76 जवान शहीद हुए थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और बात दिल्ली चुनाव की।
दिल्ली में चुनावी शोर के बाद अब बारी है नतीजों की। राजधानी में 673 उम्मीदवारों की किस्मत मंगलवार सुबह 8 बजे से खुलनी शुरू होगी। कल होने वाली मतगणना के लिए दिल्ली में किस तरह की तैयारियां हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। मतगणना में कोई चूक ना रह जाए, इसके लिए चुनाव आयोग ने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर खास तैयारियां की हैं। चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती के लिए दिल्ली के 9 जिलों में 14 मतगणना केंद्र बनाए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक चुनाव में करीब 28,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया है। सभी ईवीएम को मतगणना केंद्र में बनाए गए स्ट्रांग रूम में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की त्रिस्तरीय सुरक्षा में रखा गया है। 3 लेयर सिक्योरिटी तो है, पूरा फुल प्रूफ सिस्टम होता है। उसके बाद जहाँ आपकी हमारी मशीनें हैं स्ट्रांग रूम के अंदर, वो पूरा सिक्योर्ड एरिया है। वहाँ पर बिना आई कार्ड के या बिना ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के नॉट ए सिंगल पर्सन इज अलाउड टू एंटर। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। शुरुआत पोस्टल बैलेटों की गिनती से होगी। इस बार चुनाव आयोग को करीब 44,000 पोस्टल बैलेट मिले हैं। इसके करीब आधे घंटे बाद ईवीएम के वोटों की गिनती शुरू होगी। मतगणना के लिए 14 काउंटिंग टेबल लगाए जाएंगे, यानी एक बार में 14 ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। इट इज एक्सपेक्टेड एक राउंड में 20, पहले राउंड में स्टार्टिंग में क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लंबा होता है तो 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। सब्सिक्वेंट राउंड में हमको 15 या 20 मिनट लगते हैं। कहीं भी जो मैक्सिमम जो मिनिमम लगेगा वो 3 घंटे में काउंटिंग खत्म हो जाएगी। मतगणना में उन मतदान केंद्रों को भी शामिल किया जाएगा जिन पर ईवीएम में गड़बड़ी पाए जाने के कारण सोमवार को दोबारा मतदान कराया गया। पूर्वी दिल्ली के रोहतास नगर में बूथ नंबर 132 पर ईवीएम से मॉक पोल के आंकड़े को हटाया नहीं गया था, जबकि दिल्ली कैंट के डीआईडी लॉन्स इलाके में बूथ संख्या 31 पर ईवीएम में गड़बड़ी के कारण पर्यवेक्षक सही रिपोर्ट पेश नहीं कर पाए। विपिन चौहान के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। और हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के लाइव कवरेज के लिए राज्यसभा टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। सटीक रुझानों और नतीजे दिखाने के साथ निष्पक्ष और भरोसेमंद विश्लेषण आप देख पाएंगे। राज्यसभा टीवी के अनुभवी रिपोर्टर्स की टीम सभी मतगणना केंद्रों पर तैनात होगी और चुनाव नतीजों पर हमारी खास पेशकश आप मंगलवार सुबह 7 बजे से लगातार देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की शानदार कवरेज के बाद राज्यसभा टीम एक बार फिर तैयार है सबसे तेज, निष्पक्ष और सटीक रुझान और नतीजे दिखाने के लिए। मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर जारी रहेगी चुनावी नतीजों पर खास पेशकश। हमारे अनुभवी रिपोर्टरों की टीम सभी 14 मतगणना केंद्रों से भेजेगी सबसे तेज और सटीक नतीजे। राज्यसभा टीवी के संवाददाताओं की टीम बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों से बताएगी पार्टियों की मन की बात। राज्यसभा टीवी स्टूडियोज में हमारे भरोसेमंद एंकर हिंदी और अंग्रेजी में आप तक पहुंचाएंगे पल पल बदलती तस्वीर। हमारे साथ होगा देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषकों का पैनल जो करेगा नतीजों का निष्पक्ष विश्लेषण। राज्यसभा टीवी का खास कंट्रोल रूम कॉल जुड़ा है दिल्ली के सभी मतदान केंद्रों से। यहीं से राज्यसभा टीवी पर आपको हर सीट के पल पल के रुझान दिखेंगे। निष्पक्षता और सटीकता राज्यसभा टीवी का इतिहास रहा है, चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव। राज्यसभा टीवी की कवरेज पर लगी भरोसे की मुहर। इसी शानदार इतिहास के साथ हम फिर हाजिर हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। तो सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों के लिए देखना न भूलें लोकतंत्र 2015 मंगलवार सुबह 7 बजे से दिन भर लगातार। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने डिजिटल तरीके से प्रिंटेड सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। उन्होंने राज्यसभा टीवी के सीरियल संविधान की तारीफ करते हुए इसे भारतीय इतिहास को डिजिटल तरीके से सहेजने की एक शानदार कोशिश करार दिया। राज्यसभा टीवी के सीरियल संविधान में संविधान सभा में हुई बहस को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा टीवी की इस कोशिश की तारीफ की है। अरुण जेटली ने सोमवार को कहा है कि इससे भारतीय इतिहास से जुड़े अहम दस्तावेजों को डिजिटलाइज करने में मदद मिलती है। सूचना और प्रसारण मंत्री भारत 2015 संदर्भ वार्षिक पुस्तक के विमोचन पर बोल रहे थे। On the Rajya Sabha television, the 10 serial episode on the making of India's constitution. I think it's one of the most outstanding serials which has been made. Came very close to reality, so nobody has to read those volumes now. You can actually buy those it's a set which is available.
भारतीय संविधान के निर्माण से जुड़े इस सीरियल का निर्देशन मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया है। संविधान राज्यसभा टीवी की 10 कड़ियों की खास पेशकश है। अरुण जेटली ने किताबों के डिजिटल संस्करणों को भी जरूरी बताया ताकि युवा भारत के इतिहास से रूबरू हो सके। To the Secretariat in the Rajya Sabha is also the other day to the Publications Division that we must now strengthen our digital medium much more. सूचना प्रसारण मंत्री ने भारत के युद्ध इतिहास के भी आधिकारिक दस्तावेजीकरण पर जोर दिया। भारत उन गिने चुने देशों में है जिसके युद्ध इतिहास का औपचारिक रिकॉर्ड नहीं है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के आज के इस सफर में इतना ही, लेकिन जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। नमस्कार। एयरसेल मैक्सिस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और डीएमके नेता दयानिधि मारन को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मारन को विशेष अदालत के जरिए आरोपी के रूप में तलब किए जाने के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट जाने की छूट देने से इनकार कर दिया। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच चलने वाली कारवां अमन बस सेवा आज से अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक वाहन से मादक पदार्थ बरामद किए जाने के बाद ये फैसला लिया गया। हिमाचल प्रदेश में स्वाइन फ्लू का पहला मामला सामने आया है, जबकि गुजरात में 81 और राजस्थान में स्वाइन फ्लू से अब तक 80 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस बीच दिल्ली में इस बीमारी से एक और शख्स की मौत हो गई। मिस्र की राजधानी काहिरा में एयर डिफेंस स्टेडियम में एक फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पुलिस ने सीमित सीटों का हवाला देते हुए दर्शकों को अंदर जाने से रोकने की कोशिश की। इराक की राजधानी बगदाद में आज सुबह हुए एक आत्मघाती हमले में 13 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। यह हादसा बगदाद के भीड़ भाड़ वाले अदनान चौक पर हुआ। पूर्वी यूक्रेन में सरकार और विद्रोहियों के बीच घमासान जारी है। सेना ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण डेबाल्टसीव रेलवे हब पर अपना नियंत्रण कायम रखा है। इस बीच अमेरिका ने रूस पर वैश्विक व्यवस्था बिगाड़ने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात रेडियो कार्यक्रम में इस बार बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों से जुड़े विषयों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने ट्वीट कर छात्रों, उनके माता पिता और शिक्षकों को परीक्षा संबंधी अपने अनुभव साझा करने का न्योता भी दिया। 35वीं राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में 48 स्वर्ण के साथ सेना पहले पायदान पर है। वहीं 27 स्वर्ण के साथ महाराष्ट्र दूसरे और 27 स्वर्ण के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर है। संगीतकार रिकी केस को विंड्स ऑफ संसार और कार्यकर्ता नीला वासवानी को मलाला यूसुफजई पर आधारित डॉक्यूमेंट्री के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। बेंगलुरु के रहने वाले संगीतकार रिकी केस को एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए बेस्ट न्यू एज एल्बम का पुरस्कार मिला।